निगम के चुनाव में जिस तरह लोगों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया, उसी अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने लोगों का धन्यवाद भी किया। आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 सीटें जीतकर एमसीडी चुनाव में अपना परचम लहरा दिया है। आपको बहुमत से 8 सीटें ज्यादा मिली हैं। वहीं बीजेपी 100 से आंकड़े को पार करने में तो कामयाब रही, लेकिन बहुमत से पीछे रह गई। बीजेपी को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और उसे सिर्फ 9 सीटें ही मिल पाई हैं। अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। पूरे नतीजे आने से पहले ही आपके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। केजरीवाल ने एमसीडी की जिम्मेदारी के लिए लोगों का धन्यवाद किया। वो कह रहे हैं कि अब सबको मिलकर काम करना है। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। आपके नेता एमसीडी की जीत को 2024 से जोड़कर देखने लगे हैं। उन्हें लगता है कि 2024 में आप बनाम बीजेपी होगा। केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। दिल्ली की जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। चुनाव एमसीडी का था, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी प्रचार में उतरे थे। नतीजों के बाद बीजेपी अपने प्रदर्शन को अच्छा बता रही है। उनके कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए हैं। नेक टू नेक फाइट हुई है। देखिए, चुनाव है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने 15 साल के एमसीडी में सत्ता के बावजूद दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है। कांग्रेस को इस चुनाव में भी बुरी खबर ही हाथ लगी। बीजेपी और आप के बीच द्विपक्षीय मुकाबला हो गया, जिसमें कांग्रेस का वोट आपकी तरफ खिसक गया। कांग्रेस अपने परफॉर्मेंस पर मंथन करेगी। मुझे लगता है कि प्रचार शायद जीत गया, प्रचार प्रसार की जीत हुई है, और जो जनता के विषय थे, जो मुद्दे थे, वो शायद अभी भी दबे रह गए। मैं इस हार को स्वीकार करता हूँ। एमसीडी में जीत के साथ आपको बड़ी जिम्मेदारी भी मिल गई है। अब दिल्ली की साफ सफाई का जिम्मा भी आप पर है। सवाल ये है कि क्या आपके लिए केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद का नारा काम कर गया? क्या केजरीवाल को मुफ्त योजनाओं का भी फायदा मिला? पूरी ताकत झोंक कर भी बीजेपी बहुमत से दूर क्यों रह गई? क्या एमसीडी में गंदगी और भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी को ले डूबा? और क्या मनीष सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी के छापे और केजरीवाल के खिलाफ निजी हमले बीजेपी के खिलाफ गए? तो बेहद दिलचस्प रहे आंकड़े, और जो जीता वो सिकंदर। अब वो कितने वोट्स से जीते, कितनी सीट से जीते, ये एक अलग विषय है। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन 15 साल बाद आम आदमी पार्टी ने जो बीजेपी की एमसीडी थी उससे उनको बाहर कर दिया है, और अब उनकी अपनी सरकार बनेगी। इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता अजय सहरावत हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता परवेज आलम, और 2 राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, सूर्य प्रकाश मैथिल और संजीव कौशिक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, बधाई हो आपको, और बढ़िया आप लोगों ने जीता। लेकिन इस जीत के साथ कई सारे सवाल भी उठते हैं। अब मैंने पहले कह दिया कि जो जीता वो सिकंदर, तो वो सवाल नहीं उठता कि मैं कितने से जीता, कैसे जीता। लेकिन इंटरनली जो है बहुत सारे सवाल आपसे जुड़ते, चूंकि आज आप जीते इसलिए मैं आपसे सवाल ज़्यादा कर रहा हूँ। आपके बहुत सारी जो मंत्रियों के इलाके थे वहाँ के वार्ड्स में आप हार गए हैं। जहाँ 4 सीट थी वहाँ 3 हार गए। खासतौर पे मनीष सिसोदिया जी वाली सीट जो थी, यानी पटपड़गंज के इलाके में, जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी भी, उनके इलाके में, कैलाश जी के इलाके में, ये क्या अंदाज़ा देता है आपको? ऐसा क्यों हुआ? हमको लग रहा था जिस तरीके के एग्जिट पोल थे, बड़ी भारी जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं।
देखिए ये दिल्ली की जनता की जीत है, ये अरविंद केजरीवाल की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों से नगर निगम में शासित है। 9 से ज्यादा मुख्यमंत्री वो लेकर के आते हैं, 17 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, न जाने कितने सांसद, न जाने कितने विधायक दिल्ली की गलियों में घूमे, लेकिन अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को ये एक 15 सालों में उन्होंने क्या काम किया, एक काम दिल्ली की जनता को नहीं बता पाया कि हमने 15 सालों में ये काम किया, मैं इसलिए वोट दे दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की देश की सबसे छोटी पार्टी ने यहाँ पे दिल्ली में हरा दिया। दिल्ली में पूरी तरीके से उनकी जमानत जब्त हो गई। हालत ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने कई सारे वार्ड है, वहां पे उनके जमानत जब्त हो गया है। तो ये केजरीवाल के कामों पे जीत है, जो हमने 8 सालों में दिल्ली की जनता के हित के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी काम किए हैं, उनके काम के पे मोहर है। भारतीय जनता पार्टी का अरविंद केजरीवाल के ऊपर खूब कीचड़ उछाला, खूब कीचड़ फेंका, लेकिन केजरीवाल कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। उनके ऊपर ये कचरा दिल्ली की जनता इसे पसंद नहीं करती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से दिल्ली की जनता पूरी तरीके से परेशान हो गई थी, इसलिए अरविंद केजरीवाल को मौका दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। 2 साल के अंदर दुनिया का दिल्ली को सबसे सुंदर शहर बनाएंगे, ये हमारा वादा है। और अरविंद केजरीवाल ने जो 10 वादे किए हैं दिल्ली की जनता से, उसको अक्षरशः हम लोग पालन करके उसको पूरा करेंगे। वो तो करना ही पड़ेगा, अब आपको मैंडेट मिला तो आप करेंगे ही। लेकिन मैंने जो सवाल लिया था उसका आपने जवाब नहीं दिया। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप इन नतीजों से संतुष्ट हैं? क्योंकि जो विनिंग मार्क है उससे बहुत ज्यादा ऊपर आप नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के कामों पे मुहर लगाई है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को यह मैंडेट दिया है। दिल्ली की जनता ने यह बताया है कि कट्टर ईमानदार कौन है, कट्टर भ्रष्टाचारी कौन है। अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली चुनाव में आप देखे होंगे 10 काम गिनाते थे, तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपने एक वीडियो लेकर आते थे। इसको दिल्ली की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स को बिल्कुल लाइक नहीं करती, बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। मुझे लगता है कि जहां तक सीटों की बात है, ये दिल्ली की जनता का जो मैंडेट है उस फरमाते पे हम एक पूर्ण बहुमत हमें आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने देने का कार्य किया है, और अच्छे मैंडेट से हमारी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, बनने क्या जा रही है, तो बनी गई लगभग। अब तो बधाई हो आपको। आपसे आप दोबारा आते हैं आपके पास। अजय सहरावत जी, कुछ काम नहीं किया आपका? कितने मंत्री उतारे, कितने मुख्यमंत्री उतारे, स्वास्थ्य मंत्री के तमाम जेल के वीडियो आप लोग रिलीज करते रहे, निजी हमले करते रहे, कुछ आप रोज करते रहे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। सत्ता उखाड़ फेंकी आम आदमी पार्टी ने आपकी। निकेश भाई, पहली बात तो आम आदमी पार्टी को जो जनता का समर्थन मिला उसके लिए उनको शुभकामनाएं। और रही बात अलग केसेस की, राजनीति अपनी जगह है, इलेक्शन जीतना अपनी जगह है, सीट्स लाना अपनी जगह है, और जेल में बंद होना, वो भी हवाला कांड में बंद होना, और वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट लेना, मसाज लेना, रेपिस्ट से थेरेपी करवाना, और जिस तरह उल्टा पड़ा ना। लेकिन अजय उल्टा पड़ा ना आपको। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो चरित्र चित्रण बिल्कुल अलग है। ये दोनों अलग बातें हैं। आप चुनाव जीते हैं, सत्येंद्र जैन जेल से बरी नहीं हुए हैं, आप चुनाव जीते हैं, मनीष सिसोदिया से लिकर स्कैम ऊपर उठ नहीं जाएगा। आप चुनाव जीते हैं, अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ ईसीबी केस करी तो कर रही है, आप चुनाव जीते हैं। अजय सहरावत, पिछले 4-5 दिनों से कोई वीडियो क्यों नहीं आया? सर मैं वही तो कर, आपने चुनाव के लिए वो किया था ना, अब वो वीडियो आने बंद हो गए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो उल्टा पड़ा आपके ऊपर। नहीं, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। बोलिए। 2 चीज है, आप 2 चीजें समझिए। उल्टा, पहली बात तो अगर इनको जनता का समर्थन मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को भी जनता का समर्थन मिला है। 104 सीटों पर आज हम भी खड़े हैं, इनको थोड़ा सा हमसे ज्यादा मिला है। ऐसा नहीं कह सकते आप, हार नहीं स्वीकार कर रहे हैं आप। मैं अगर, अरे सर मैंने बोल तो दिया, शुभकामनाएं देते हैं। शुभकामनाएं तो आप तो दबाव दे रहे हैं कि अब तो नंबर दिख रहे तो दे रहे हैं, लेकिन आप अभी कह रहे थे कि 104 पे हम खड़े हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 104 जो कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट था, ओपनली मैं बता रहा हूँ। उन्होंने टीवी डिबेट पे खुलेआम मंच से कहा था, मैं लिख के दे रहा हूँ, पत्रकार को कहा मैं लिख के दे रहा हूँ कि 20 से कम ज्यादा सीट, 20 से कम सीट आएंगे, और मैं हवा की बातें नहीं करता। नहीं, ये चुनाव में देखिए, ये अब इसको लेकर के आप केजरीवाल जी की आलोचना करेंगे, उन्होंने लिख के दिया था 20, ये सब चुनाव में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर ही अड़ जाए। आप मुझे बात खत्म ही नहीं करने। चलिए करिए आज आप ही दोनों लोगों का दिन है, करिए, आप भी करिए। तो मैं कह रहा हूं, आप एक बार नैरेटिव सुनिए ना, आप उसको बीच में इंटरप्ट कर देते तो उसके बाद वो बात। चलिए कंप्लीट करिए। जी, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ, आप 2 चीजें अलग समझिए। चुनाव जीतना अलग चीज है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको हमसे ज्यादा समर्थन मिला, ऑफकोर्स उनको मिला है। हमें 104 सीटें हमें भी मिली है। कोई ये क्लीन स्वीप अगर इसे कहता है तो मैं कहूंगा ये बेवकूफी है। अगर आप 30 सीटों का मार्जिन उठा करके देखेंगे तो 100 से लेके
100 से लेकर सिर्फ 1000 के मात्र का मार्जिन है। तो बहुत थिन लाइन पर एक कांटे की टक्कर का चुनाव हुआ, जिसे अरविंद केजरीवाल कहा करते थे मैं तो पूरी झाड़ू चला दूंगा, मैं तो 20 सीटें लाने दूंगा। पहले तो हमने 20 सीटों वाला शगुफा बंद किया, तो उसके बाद हमारे खिलाफ एग्जिट पोल जो आ रहे थे वो कह रहे थे नहीं ये तो 60-70 के ऊपर नहीं जाएंगे। फिर हमने एग्जिट पोल क्रॉस किया, अब हमने 100 का आंकड़ा भी क्रॉस किया और अभी 104 के साथ हम भी एक मजबूत विपक्ष की स्थिति में हैं। उनको जो मैंडेट मिला उसका सर्वसम्मान है, लेकिन आपका ये कहना कि जो सत्येंद्र जैन का जो अलग केस है, हवाला कांड है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट से उनकी बेल पिटीशन कैंसिल हो रही है, वो काम नहीं आया। वो काम क्यों नहीं आया? सत्येंद्र जैन अपने 3 वार्ड कैसे आ गए? मनीष सिसोदिया क्यों लिकर स्कैम में अगर इन्वॉल्व है तो अपने 4 में से 3 वार्ड कैसे आ गए? ताहिर हुसैन दंगई है तो वो भी तो अपना वार्ड हार गए। अमानुल्लाह खान पर बीसी का केस लगा, वो भी अपना वार्ड हार गए। ऐसा कहना आपका कि ये काम नहीं करा, काम तो बिल्कुल भरपूर किया। तो हाँ, ये बाकी जगह क्यों नहीं काम कर रहा था? मैं वही तो कह रहा हूँ सर, कुछ क्यों नहीं करा सर? 104 सीटें कैसे आई? 104 सीटों की जो कैलकुलेशन आप पढ़ेंगे वो कैसे निकल के आ जा रही है फिर? अगर ये देखिए अजय जी सुनिए ना, अजय जी सच ये है कि 15 साल बाद आपको उन्होंने वहां से बाहर कर दिया, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि जो जीता वो सिकंदर, वो 10 सीट मार्जिन से ऊपर है या 20 सीट ऊपर है या वो 230 सीट जीत लेते, इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी 5 साल आप विपक्ष में बैठेंगे, तो इसको ग्रेसफुली स्वीकार करिए पहली चीज तो, और उसको मानिए ना कि जो नहीं चला ना, अगर चलता तो सारी सीटों पे चलता ना, 250 सीटों पे फिर देखिए मैं फिर तो वही कह रहा हूं, मैं तो पहले ही आते ही शुभकामनाएं दे दी आम आदमी पार्टी। अभिषेक जवाब दीजिए। मैं तो आम आदमी पार्टी के मेरे प्रवक्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं, उनके नेताओं को शुभकामनाएं देता हूं। जनता पार्टी के अपने मित्र को कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने स्पष्ट मैंडेट दिया है कि आपको सत्ता से बाहर किया है। आप जो चुनाव लड़ रहे थे, एक कट्टर ईमानदार बनाम कट्टर भ्रष्टाचारी का चुनाव लड़ रहे थे। इससे एक बात तो तय हो गया कि कट्टर ईमानदार कौन है और कट्टर भ्रष्टाचारी कौन। कट्टर भ्रष्टाचारी को दिल्ली की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया, कट्टर ईमानदार को सत्ता में वापसी करा दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बन गई, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक एलिगेशन की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 800 से ज्यादा अधिकारी लगा करके 120 दिन से ज्यादा उनकी तहकीकात किया। मनीष सिसोदिया के बेडरूम से लेकर के उनके नानी के घर तक छानबीन कर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला। एक पूरा ये प्रोसीजर होता है, पहले आप आरोप लगाते हैं, फिर उन पे एफआईआर होता है, फिर एफआईआर होने के बाद फिर उन पे एफआईआर होता है, एफआईआर होने के बाद उनका तहकीकात होता है, फिर चार्जशीट फाइल होता है। भारतीय जनता पार्टी की दोनों एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, दोनों ने 10,000 से ज्यादा पन्नों का चार्जशीट फाइल किया, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। तो दिल्ली की जनता इसको बखूबी समझ रही थी। भारतीय जनता पार्टी वाले केवल झूठ बोलते हैं, केवल और केवल इनका नहीं अभिषेक जी इनको नकार दिया। अभिषेक जी देखिए, आपको भी ना उसी तरह सच स्वीकार करना चाहिए। आपका वोट परसेंटेज 2020 के मुकाबले घटा है, ठीक है। जो बात सुनो, सवाल तो सुनो भाई अभिषेक जी, आप आज जीते इसका मतलब थोड़ी आप मुझे बोलने नहीं दोगे। आपका वोट परसेंटेज घटा है, एक। दूसरा, जिस तरीके के एग्जिट पोल थे वो नहीं आए। तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ अजय कर रहे हैं वो आप उनके प्रतिद्वंदी, इसलिए आप पता नहीं क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। आपके सारे मंत्रियों वाले वार्ड में आप हारे हैं, ज्यादातर सीटों में 2/3 सीटों में हार गए आप उन वार्ड्स पे। तो ये एक चिंता की बात हुई। मनीष सिसोदिया जी पिछली बार भी बहुत शानदार जीत नहीं थी उनकी, वो जीत गए थे, लेकिन पटपड़गंज में इस बार फिर वही हुआ वार्ड में। तो ये चिंता कारण नहीं है आपके लिए। मैं तो कह रहा हूँ जीत गए तो जीत गए, लेकिन चिंता है कि नहीं? वोट परसेंटेज आपका गिरा है। मैं जवाब देता हूँ। जी बोलिए। पहला सवाल आपका दोबारा रिपीट करेंगे। पहला सवाल कौन सा था? सवाल एक ही है सर कि आपके बहुत सारे उन इलाकों में आप हार गए, गोपाल राय के इलाके में हार गए आप। मैं उस पे आता हूँ। हाँ, ये चुनाव था, पूरे दिल्ली का चुनाव था, पूरे दिल्ली नगर निगम का चुनाव था। जहां तक मंत्रियों की बात करेंगे, राजकुमार आनंद के हम 4 में 4 जीते हैं। हमने वो उनका क्या इमरान हुसैन के यहाँ जीते हैं, गोपाल राय जी के यहाँ फिर जीते हैं। पूरे दिल्ली का चुनाव था, उसमें किसी नहीं, गोपाल राय जी यहाँ जीते हैं, ऐसा नहीं है सब नहीं हारे हैं, जहां तक वोट परसेंट, जहां तक वोट नहीं, राजकुमार आनंद के हम 4 में 4 जीते हैं, वो भी हमारे दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर है। तो आप किसी पर्टिकुलर विधानसभा की बात नहीं कर सकते, पूरे दिल्ली का चुनाव था, हम पर्टिकुलर विधानसभा पे नहीं जा रहे हैं। जहां तक वोट शेयर की बात है, हमारा जो ये नगर निगम का चुनाव था, लोकल मुद्दों का चुनाव था, एमसीडी का चुनाव था, साफ सफाई का चुनाव था, कूड़ा उठाने का चुनाव था। जहां तक वोट शेयर की बात है, तो 2017 हमारे वोट परसेंट कम थे, उससे हम बहुत ज्यादा गेन करके आज हम इस सिचुएशन पे खड़े हैं कि एमसीडी के अंदर सरकार बना रहे हैं। दूसरी बार एमसीडी का चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी करती है, देश की सबसे छोटी पार्टी, उसको हरा दी। 8 महीने तक चुनाव टालने के बावजूद
अपने अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो इससे ज्यादा बुरा दिन भारतीय जनता पार्टी लिए क्या हो सकता है? आज देश ने ये मान लिया, 130 करोड़ लोग मानने लग गए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल हरा सकता है। और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी जैसे 2013 में हराई, 2015 में हराई, 2020 में हराया, हमने इनको अब गुजरात में हराने जा रहे हैं और कल आप देख लेंगे गुजरात में भी लोग चुनाव हार रहे हैं। अरे कल ही है महाराज जी, कल ही तो बोल रहा हूं। ठीक है। अजय शेरावत जी, आपका वोट परसेंटेज, नहीं सुनो, सवाल तो सुन लो पहले, आप फिर जवाब दे देना। आपका वोट परसेंटेज बढ़ा लेकिन चुनाव हार गए। आपके भी 2 सांसदों को अगर मैं छोड़ दूं, गौतम जी को और तिवारी जी को, तो बाकी सांसदों के यहाँ भी ज्यादातर वार्ड में आप हार गए हैं। मैसेजिंग समझ रहे हैं? मैं दोनों लोगों से सवाल इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि काम करेंगे तो जीतेंगे, खाली बयानबाजी करेंगे तो नहीं जीतेंगे। मैं ये कहने की कोशिश करूं, ये मेरा सवाल है, जवाब दीजिए अजय जी। नहीं, बिल्कुल ये तो बात सही है कि काम करेंगे तो जीतेंगे, और दिल्ली की जनता हमेशा इस समझदारी से वोट करती है। पहले भी ऐसा होता रहा है कि दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी को वोट मिले, लेकिन एमसीडी में भाजपा को वोट मिले, फिर लोकसभा में फिर भाजपा को वोट मिले। आज का जो मैंडेट है, पहले तो वो सर माथे, दिल्ली की जनता ने जो वोट किया वो सबके सर माथे, मेरे सर माथे। हमारे को भी दिल्ली की जनता ने जो समर्थन दिया, 104 सीटें हमें दी, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम पर विश्वास दिखाया है। जो दुष्प्रचार एमसीडी के खिलाफ करने की कोशिश करी गई थी, जो झूठ एमसीडी के खिलाफ फैलाने की कोशिश करी गई थी, जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए, काम ना करने के आरोप लगा दिए गए, तो दिल्ली की जनता ने ये जवाब भी तो सीटें देकर के स्पष्ट कर दिया ना कि नहीं भाई, ऐसे झूठे जवाब तो आप भी मत दो। हाँ, उन्हें समर्थन मिला है, उन्हें अब एक जिम्मेदारी भी मिली है, और जिम्मेदारी मिली है काम करने की। कहीं ऐसा ना हो अब थोड़े दिन के बाद बोले कि देखिए एमसीडी तो हमारे पास है और दिल्ली सरकार भी हमारे पास है, वो केंद्र सरकार हमारे पास नहीं है ना, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। तो दिल्ली को जो लंदन बनाने की बातें करते थे, पेरिस बनाने की बातें करते थे, यमुना नदी को साफ करने की बातें करते थे, रोड स्ट्रीट लाइट को ठीक करने की बातें करते थे, मुझे लगता है पूरी अपॉर्चुनिटी है। अगर अब आप दिल्ली को लंदन नहीं बना पाए, दिल्ली को पेरिस नहीं बना पाए और दिल्ली को वो सुख सुविधाएं नहीं दे पाए, अगर अभी भी आप विज्ञापन की राजनीति में अटके रहे और प्रचार प्रसार में लगे रहे, 5 रुपए की चीज पे 500 रुपए का विज्ञापन, 10 रुपए की चीज पे 10 करोड़ रुपए का विज्ञापन, अगर इसी में लगे रहे, तो मुझे लगता है आप जो आपका वोटिंग परसेंटेज इस चुनाव में गिरा है, आने वाले विधानसभा में हो सकता है जनता आपको आपके पद से ही उतार दे। तो इसलिए आप भी जिम्मेदार, एक सरकार, अगर आप एमसीडी में आ रहे हैं तो आप भी जिम्मेदारी के साथ इस बार निभाइएगा। पिछली बार तो चल जाता था, कुछ भी हुआ तो एमसीडी पर डाल दो, पूरी रोड नहीं बनी है एमसीडी पर डाल दो, ये नहीं हुआ। अरे अब इसके लिए तो अभी जब आप लोग सदन में बैठेंगे तो एक दूसरे को बताइएगा क्या करना क्या नहीं करना, कूड़े के जो 2-3 पहाड़ वो कैसे हटेंगे, पोल्यूशन कैसे, ये सब आप लोग करिएगा। लेकिन रुकिए, अभी परवेज साहब भी बैठे हुए हैं। परवेज साहब, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं, आप खुद ही जब बताइए इस चुनाव में क्या हुआ। धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का जो आज फैसला है, सर माथे कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है और आम आदमी पार्टी को बधाई देती है। नीरज जी, मैं काफी देर से डिबेट सुन रहा था और जो मॉडल कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि दिल्ली में है पिछले 8 सालों से, तू मैं का मॉडल, नूरा कुश्ती का मॉडल, अफसोस आज भी मुझे आपके इस डिबेट में आम आदमी पार्टी और भाजपा के प्रवक्ताओं के बीच में जो नूरा कुश्ती दिख रही है, उससे साफ पता चलता है कि अगले 5 साल में निगम में क्या होने वाला है। नीरज जी, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे और आज 10 गारंटी गिनाई जा रही है। परवेज साहब, एक मिनट, परवेज साहब, भविष्य में 5 साल में सदन में क्या होगा, आम आदमी पार्टी क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी, इस पे हम बाद में तफसील करेंगे। पहले तो मैं जानना चाहता हूं, नहीं कांग्रेस ने क्या किया, आपका क्या मॉडल था जो दिल्ली की जनता ने अस्वीकार कर दिया और लगातार अस्वीकार कर रहे हैं, उस पर बताइए ना सर। नीरज जी, ये हमारे लिए चिंता का विषय है और इस पे मंथन भी होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं, तो सर हर बार होता रहता, कुछ मंथन का आउटकम भी तो बताइए। पिछली बार भी आ रहे तो क्या मंथन हुआ, उसके बाद क्या आपने चेंज किया? आउटकम जल्दी आपके समक्ष होगा, लेकिन जो प्रचार, जिस तरह से प्रचार किया गया, सरकारी तंत्र का मिसयूज किया गया, जिस तरह से परिसीमन किया गया, मनमाने तरीके से वोट को इधर उधर किया गया, चाहे माइनॉरिटी के वोट, परिसीमन पे तो आम आदमी पार्टी जीती है ना परवेज भाई। वही तो मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर इस परिसीमन को बनाया था। ओ, मिले हुए हैं। देखिए अभिषेक भाई, आप लोग भी मिले हुए हैं आप लोग। में वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए। सरकारी तंत्र का कितना बढ़िया इस्तेमाल हो सकता है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा ने किया है इस चुनाव में। और आज जो भाजपा के मित्र मुस्कुरा रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो 15 साल का भ्रष्टाचार था,
जो दिल्ली को आपने कूड़े के अंबार में बदल दिया। और पिछले 8 साल से दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो बेरोजगारी हो, प्रदूषण हो, बलात्कार हो, शराब और नशे की राजधानी बना दी आपने दिल्ली को। तो ये बात आपने जनता को क्यों नहीं बताई? जनता आपकी बात सुनती नहीं दिल्ली में, इसका मतलब? नहीं, ठीक है, हो सकता है हमारी कमी रही होगी, इनके जैसे हमारे पास संसाधन नहीं था। जो पैसे का खेल आम आदमी पार्टी भाजपा ने किया, जिस तरह से प्रचार किया, वो हमारे पास शायद नहीं है। ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा परवेज भाई। जब देखिए प्रैक्टिकली ग्राउंड पे देखिए, जब आम आदमी पार्टी ने शुरू किया तो उनके पास कौन सा बड़ा अरबों खरबों रुपए थे? इच्छा शक्ति, लोगों के बीच में जाके काम करने की इच्छा शक्ति, वो अलग इशू है। आपने ये बातें जो भी बताई, घोटाले का सारा पैसा पंजाब में लगाया गया और पंजाब से जो पैसा कमाया जा रहा है उसको दिल्ली एमसीडी में लगाया गया। तो आप भी राजस्थान से लगा लेते सर, इधर छत्तीसगढ़ वाला लगा लेते। ये मतलब आप लोग ऐसा लॉजिक देते हैं कि हमें समझ में आता, मैं इसका क्या प्रश्न करूंगा आपसे। कभी कोई घोटाला हुआ है कि आपने देखा है क्या? मतलब दिल्ली में सरकारी शराब की दुकानों को बंद करके जिस तरह से अपने मित्रों को आम आदमी पार्टी शराब का लाइसेंस, भाई बताइए अभिषेक जी, आप लोग घोटाला करके पैसा एमसीडी के चुनाव में लगाया, बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर है नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मैंने आपको पहले भी बताया, 800 से ज्यादा अधिकारी लगा करके इसका जांच कराए। नरेंद्र मोदी जी की एजेंसियां ने खुद क्लीन चिट मनीष सिसोदिया को दिया। इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, इतना तहकीकात करने के बाद, इतने अधिकारियों का टाइम बर्बाद करने के बाद उनको मनीष सिसोदिया खिलाफ एक सबूत नहीं मिला। आज तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस वाले कोई ये तक नहीं बता पाया कि आखिर एक्साइज में क्या घोटाला हुआ है, फराब घोटाला क्या है, आज तक किसी ने नहीं बता पाया। किसी ने बोला 800 करोड़ का घोटाला हुआ, किसी ने बोला 1200 करोड़ का, किसी ने बोला 80,000 करोड़ का घोटाला हो गया। जब सीबीआई ने जो एफआईआर किया जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया, आरोपी नंबर 1 बनाने के बाद उसमें बोला एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को कोई पैसा ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें मनीष सिसोदिया के हाथ है। जब इन्होंने चार्जशीट फाइल किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इससे एक बात तो तय हो गया। अभिषेक रुकिए, परवेज कुछ कहना चाह रहे हैं। करते हैं जो मैच फिक्सिंग है इन दोनों की, इसी को तो एक्सपोज करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी और भाजपा मिलकर दिल्ली के लोगों को ठग रही है। मैच फिक्स किया गया। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की जनता के साथ साथ भारत की जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। आपके नेता को भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके मेरी एक सलाह है कि उनको बोलिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा करेंगे तो उनके पार्टी के लिए, उनके सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग दिल्ली में केवल और केवल आप हमारी चिंता मत कीजिए। पहले तो ये बताइए कि दिल्ली की जनता ने जो बार बार अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया है, उस भरोसे को तोड़कर प्रवासी मुख्यमंत्री दिल्ली को रेप कैपिटल बताया। परवेज जी भाई रुक जाइए आप, परवेज जी, अरे अभी वो अभिषेक जी आप भी रुकिए, परवेज जी आप भी रुकिए, मैं अजय जी का कमेंट लेना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि जनता को धोखा दिया, अभी आज ही उन्होंने जनता का मैंडेट फिर से हासिल किया। कम से कम थोड़ा तो प्रैक्टिकल धरातल पे बात करिए परवेज भाई, थोड़ा प्रैक्टिकल पे हो जाइए। अजय बोलिए, नीरज भाई, अजय बोलिए। कांग्रेस के साथ क्या है, नकार दिया ना उनको, फिर स्थानीय नेताओं को नहीं काम आया ना आपके। काम क्यों नहीं आया? कहां काम आया बताइए? कितनी सीटें जीते आप? 250 में 9, लगभग 4% था। आज हमारा वोट शेयर जो है लगभग 12%, 3 गुना बढ़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही खुशी की बात है कि आप 2% वोट बढ़ा ले गए हैं। ऐसे 2% बढ़ाते रहिए आप। रुकिए परवेज भाई, एक ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस होता है, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। दिक्कत ये आप लोगों के साथ, एक ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस होता है कि भैया हमसे भारी मिस्टेक हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे कहां क्या दिक्कत है, लेकिन आप ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप जैसा करें। अजय बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए परवेज भाई आप रुके, आप थोड़ा सा परवेज भाई रुकिए ना, थोड़ा अजय को बात करने दीजिए जी। देखिए नीरज भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही अनिल चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने हार स्वीकार भी करी है। हर पार्टी ये समझती है जिसको उतना जन समर्थन नहीं मिला, हम भी स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वो बीमार है, और जब तक वो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उसका इलाज कैसे करेंगे। कांग्रेस पूरे 5 साल नदारे देती है ग्राउंड पर, उसके बाद 2 महीना पहले, चुनाव से पहले वो जागते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि लोग उन्हें वोट करें। जब तक वो सीरियस पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, जब तक वो सीरियस पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अगर उनके नेता तेलंगाना में घूमेंगे, उनके नेता कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा करेंगे और चुनाव चलता रहेगा, तो बढ़िया है ना। बताता मैं तो कह रहा हूं सर, मेरी तो एक पीस ऑफ एडवाइस है उनके लिए कि पहले वो अपनी पॉलिटिक्स को सीरियस,
सीरियस पॉलिटिक्स करेंगे तो लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं जी अच्छा, करेंगे। मैं दो हमारे और मेहमान अभी बाकी जरा एनालिस्टों की राय भी तो ले लें आप लोगों की इस शानदार विजय पे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी और संजीव कौशिक जी, एक एक करके आपके पास आता हूँ। सूर्य प्रकाश जी बताइए, इन परिणामों को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम वाजपेयी जी। और अभी मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको सुन रहा था और वो बहुत जोश में थे। पहले तो उनको बधाई कि उनको दिल्ली ने मौका दिया है। जो वो लगातार कहते रहते थे कि एमसीडी में काम नहीं करने दे रही है, एमसीडी काम नहीं करने दे रही, हम तो काम करना चाहते हैं। अब आपके पास में समय है 2025 तक का कि आप लगातार काम बढ़िया से करके दिखाइए। ऐसा मत कीजिएगा जैसे कि यमुना नदी की सफाई के लिए जो आपने वादा किया था 2020 के अंदर, आपके ही प्रवक्ता और आपके ही नेता कह रहे हैं कि भैया 2025 तक हमारे पास समय है और तब हम बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको नीरज जी थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये जो चुनाव का नतीजा आया है उसमें किसका पड़ला भारी और किसका जो है वीक पड़ा है। मैं ये मानता हूं कि संख्या बल जो है वो लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है, जिसके ज्यादा नंबर्स होंगे उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन यदि आप देखें कि एक मुख्यमंत्री जिनको लगातार प्रचंड बहुमत मिलता रहा हो, प्रचंड जो है मत मिलते रहे हो, कभी 53%, कभी 52%, वो एकाएक आकर 81% उनको नुकसान हो रहा हो, वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। आप देखिए किस प्रकार से 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 181 सीटें मिली थी और उनको 36% मत प्राप्त हुए थे। आम आदमी पार्टी को 49 सीटें मिली थी और उनको 26%। और कांग्रेस, जो हमारे प्रवक्ता अभी कह रहे हैं कि हमने भैया गेन किया है, उस समय में इनको 21% वोट मिले थे और इनके पास 31 सीट्स थी। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में मेजर लॉस हुआ है वोटों का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सीधा 53-54 से नीचे आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सत्ता में थी, इतना ज्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी की तीनों नगर निगमों को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने षड्यंत्र किया। उसमें वो सफल भी रहे, दिल्ली के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर स्थापित करवाने में सफल रहे, कोरोना काल तक में उन्होंने परेशान किया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 1% बढ़ा है, 1.25% बढ़ा है। ये मैं ये कहूंगा कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी में भी यदि उनका वोट शेयर बढ़ रहा है और सीटें वो दहाई में नहीं, वो सैकड़े में आ रही हैं, तो मैं इतना मानता हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कोई मेजर लॉस नहीं हुआ है। लेकिन खतरे की घंटी अरविंद केजरीवाल जी के लिए इसलिए बज गई है क्योंकि जो व्यक्ति 53-54% लेके जाता हो, आज वो 42% पे और भारतीय जनता पार्टी 39% पे है। ये आने वाले 2025 के चुनावों में इनको पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता का मूड धीरे धीरे बदल रहा है। इससे भाजपा को खुश होना चाहिए कि हमारी सत्ता चली गई लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ गया है ना। राजनीति में कौशिक जी आप तो बहुत 15 साल देखिए, नहीं वाजपेयी जी सुनिए, एक सेकंड सुनिए। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, आप नगर निगम को लगातार पंगु बना रहे हो, आप 6-6 महीने सरकार को पैसा नहीं दे रहे हो, उनको रेवेन्यू का हिस्सा नहीं दे रहे हो, तो उनके एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही हो, और नगर निगम डायरेक्टली लोगों से अटैच्ड होता है, उनकी नालियां भरी हुई हैं, उनके कूड़े के पहाड़ उनके घरों के सामने हो रहे हैं और कर्मचारी हाय हाय कर रहे हैं, तो जनमानस का थोड़ा सा माइंड तो बदलता है। और इनका एक नारा नहीं कि भैया अरविंद सूर्य प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी का कि दिल्ली में बहुत सारी संगठनात्मक दिक्कतें हैं, फेस की दिक्कत है। एक तरफ केजरीवाल, दूसरा कौन था उनके साथ, फिर आप तरह तरह की चीजें कर रहे थे, रोज बदल रहे थे चीजें। आपने जितना रिसोर्स झोंका है, बीजेपी ने झोंका है, मतलब वो कम थोड़ी था। जो बात आप हमको समझा रहे हो और आपको पता है कि ये परेशान कर रहे थे, पैसा नहीं था, तो जनता को भी समझ में आ रहा था ना। नीरज भाई, दिल्ली के अंदर मैंने तो ये देखा, ना तो प्रधानमंत्री जी ना गृह मंत्री जी इतने एक्टिव थे। वो तो प्रादेशिक चुनावों में बात कर रहे हैं, यहाँ इतना जो ढोल पीट रही है आम आदमी पार्टी, कल रिजल्ट मिल जाएंगे इनको
किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर यदि इनको नोटा से भी कम वोट मिलते हैं या इनको वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो क्या ये माना अरे सुनो ना, ईमानदार सूर्यप्रकाश जी ऐसी बातें मत करिए सर। आजकल देखिए केजरीवाल जी ने 20 लिखा नहीं है, अभी ऐसे बोलो मत। आजकल एग्जिट पोल भी पलट जा रहे हैं, इसलिए ऐसा मत बोलो नोटा से कम मिलेंगे। यू नेवर नो सर, एग्जिट पोल में कुछ भी हो रहा है आजकल। देखिएगा किस प्रकार बहुमत से सरकार जी संजीव कौशिक जी, आप इन चुनावों को कैसे आंकते हैं? जो बात सूर्यप्रकाश जी उठा रहे हैं वो भी एक हद तक सही है कि केजरीवाल जी का वोट कम हुआ है, लेकिन ये भी सही है कि अंत में जीत तो गए ना वो, और आप 15 साल बाद उखाड़ के रख दिया। तो दोनों फैक्टर सही है, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है इसमें? देखिए नीरज जी, एमसीडी के इस जीत ने निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है और अब आम आदमी पार्टी को अपने वादों पे खरा उतरना होगा। आम आदमी पार्टी अब बच के नहीं निकल सकती कि उसने जो वादे किए हैं वो अकेले होने की वजह या केवल सरकार में होने की वजह से पूरा नहीं कर पा रही थी। अब एमसीडी के वो तमाम परेशानियाँ, जिन परेशानियों को लेकर के वो लोगों के बीच में जा रही थी और लोगों को समझाने का प्रयास किया, जिसको लोगों ने समझा भी, उसके आधार पर वोट किया। अब उनको सरकार बनाने का मौका दे दिया है तो अब आपको काम तो करना पड़ेगा, पहली बात। लेकिन इस एमसीडी के जीत के दो और मायने हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने पूरे अमले को झोंक देती है एक एमसीडी चुनाव में। कई मुख्यमंत्रियों की बात कर ले, तकरीबन 20 से के आसपास में केंद्रीय नेताओं की बात कर ले, मंत्रियों की बात कर ले, और 40 से ज़्यादा स्टार प्रचारकों को झोंक दिया। और पिछले 6 महीने से लगातार एक पार्टी को करप्ट घोषित करने की कोशिश की जा रही थी। लगातार टीवी चैनलों पे हम बैठ के डिबेट कर रहे थे कि यहाँ घोटाला हुआ, कभी बस घोटाले की बात हो रही थी तो कभी आबकारी घोटाले की बात हो रही थी, तो कभी कोई वीडियो आ रहा था, कभी कोई कहीं से कट। रोजाना एक एक वीडियो डालने की कोशिश हो रही थी और लगातार एक पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। इस रिजल्ट ने ये साबित कर दिया कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है और आपने बरगलाने का प्रयास किया। आम आदमी पार्टी बिल्कुल बेदाग है और दिल्ली की जनता ने एक मुहर लगा दी कि आप जीत गए, आम आदमी पार्टी पर हम भरोसा रखते हैं। ये सारी बातें हवाई उड़ गई, पहली बात। और दूसरी बात, जो दूसरे मैसेज की बात मैं कर रहा हूं, अभी तक आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि जहां कहीं भी कांग्रेस कमजोर रही है, कांग्रेस पार्टी के वोटों को वो खाती रही है या अपना वोट बैंक बनाती रही है। लेकिन पहली बार उसने ये एहसास कराया कि कांग्रेस को छोड़िए, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो दम भरती है उसको भी टक्कर देने या उसको हराने की क्षमता और हिम्मत रखती है आम आदमी पार्टी। ये भी एक मैसेज दिया है। अब ठीक है, हारने वाले लोगों के पास भी अपनी दलीलें हैं। वो कह रहे हैं कि आप उस क्षेत्र में काहे नहीं जीते, इस क्षेत्र में क्यों जीत गए, गोपाल राय के एरिया में या सत्येंद्र जैन के एरिया में इतने हार गए। तो उस तरह से जब बैठ के विश्लेषण करना हम शुरू करेंगे तो कई तमाम ऐसे नेता मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया कि आपके क्षेत्र के इतने एमसीडी में लोग हार गए, उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। और रही बात और विश्लेषण में एक चीज नीरज जी, और विश्लेषण में एक बात और बार बार जिसके बारे में चर्चा की जा रही है कि वोटों का प्रतिशत या वो कम हुआ या बढ़ गया, ये सब तमाम तरह की चीजें एक जीते हुए पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखता। चूंकि संख्याओं में वो जीत गया है, उसकी सरकार बन रही है। ये विश्लेषण जो है, जो प्रतिशत मतों का प्रतिशत है, ये अगले 5 साल के बाद में, या अभी टीवी चैनल के रूम में बैठ के हम इस पर चर्चा करेंगे, वो जीते हुए पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखता। ये कौशिक जी, दूसरी चीज कि जिस तरह से अब जी कौशिक जी, अगर केवल इतनी हमको चर्चा करनी है कि जो जीता वो सिकंदर, तो फिर 1 घंटे की डिबेट में हम लोग बात क्या करेंगे? आप बात समझने की कोशिश करिए। बात नहीं सुनिए ना सर, आप सवाल सुनिए। जो कांग्रेस ने, जो परवेज आलम जी की पार्टी ने सीटें जीती हैं, उसमें ज्यादातर 9 में से 7 मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं जो केजरीवाल जी के वोटर थे। इस बार इधर चले गए हैं, वोट हल्का सा खिसका है। बात समझ में आ रही है आपकी, नहीं आ रही है? तो नीरज आप कह रहे वोट परसेंटेज गिरना कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब है। हम लोग तो यही डिस्कशन करेंगे। अभिषेक जी और अजय जी के लिए तो ये है कि हार जीत, काम और कूड़ा और फलाना ढिमकाना, लेकिन हमारे लिए तो वो कोर डिस्कशन होगा ना। फिर बोलिए कौशिक जी। नीरज जी, इसी में ये भी ऐड कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसी भी सीटें जीती हैं जिसको हम खुलेआम कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण के आधार पर वो होगा, बिल्कुल होगा। मैं कब कह रहा हूँ, सब विश्लेषण के पार्ट है। तो
नहीं तो ये, हाँ बिल्कुल, तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक ऐसी पार्टी जो सचमुच में 15 साल से जो एमसीडी में काबिज पार्टी थी, बहुत मजबूत, बहुत कद्दावर और बहुत मजबूती के साथ जो दम भर रही थी, उसको यदि वो निकाल दे रही है तो इन सब चीजों पे वो चर्चा करेगी, लेकिन पहले वो जीत का जश्न मनाएगी। पहले वो लोगों को ये मैसेज देगी कि आपने जो हम पे भरोसा दिया है, उन भरोसे पे हमें खरा उतरना है। अरे वो उनका काम है भाई, वो जश्न मनाए, उनको बधाई। अभिषेक जी को जवाब भी देना चाह रहे हैं। अभिषेक तिवारी जी बोलिए, आपको जश्न मनाना ही है, लेकिन कुछ आप कहना चाह रहे थे बीच में। अभिषेक तिवारी जी हमसे, हाँ आप ही इशारा कर रहे थे ना बोलने के लिए। अभिषेक तिवारी जी, आवाज नहीं जा रही शायद उनके पास, नहीं शायद फिर से कनेक्ट करिए। अभिषेक जी भी बीच में इशारा भी कर रहे थे। हाँ बताइए, मैथिली बताइए आप। मेरी आवाज आ रही है? हाँ एक मिनट रुके मैथिली, अभिषेक जी की आवाज आ गया। अभिषेक जी बोलिए, क्या आप बीच में इशारा कर रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे? मेरा बस इतना कहना था फुरकान जी को हाँ। कि अगर आप ये लोकल मुद्दों को चुनाव, हर एक चुनाव का अपना एक नेचर होता है, हर एक चुनाव अलग ढंग से लड़ा जाता है। हाँ। अगर 2017 की आप तुलना करेंगे तो हमारा 2017 में हम 26% वोट हमारा शेयर था, इस बारी हमने 42%, हमने 16% गेन किया है। तो अगर इस नजरिए से आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने आप को वोट शेयर बढ़ाया हुआ है। तो ये लोकल मुद्दों का चुनाव था, आपका हर एक चुनाव का अपना नेचर होता है। 2020 में 53.16% 2017 की बात कर रहा हूं, 2020 से 2022 के अंदर जाके सीधा आपका 11% होगा। जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, हम उसमें फिर से 54 नहीं 56% वोट शेयर लेकर आएंगे। आम भारतीय जनता पार्टी 2017 में, अच्छा इसका मतलब आप मानते हैं, इसका मतलब आप मानते हैं कि एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा समर्थन मिला? आप मानते हैं इस चीज को कि आप बिल्कुल नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता, बहुत कांटे की टक्कर थी, आप कहते थे झाड़ू चल जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत करीब हो गई आपके। मैं क्लियर, दिल्ली की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया 2017 में। आम आदमी अजय शेरावत जी को बीच में लाइए। अजय शेरावत जी, 2017 में, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर ले। 2017 में आम आदमी पार्टी उन 4 सीटों के साथ 26% वोट शेयर था। 2022 दिल्ली नगर निगम के चुनाव में हमारा 42% वोट शेयर था। 134 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 181 सीटें थी, 104 पे आ गए। वो उनका वोट शेयर 3539 हुआ, वो 2% गेन किया, हमारा 16% गेन किया है। तो दिल्ली की ठीक मैंडेट दिया है। अभिषेक जी ओके। अजय शेरावत जी सबक सर, इस चुनाव से आप ये छोड़ दिए, वो आम आदमी पार्टी वाले अब आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब वो अब देखेंगे, उनका हेडक है। इस चुनाव से आपने कुछ सबक लिया क्या? देखिए मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि दिल्ली की यूनिट में कितने बार अध्यक्ष बदल चुके है ना, कितनी बार वो चेहरे बदलते रहते हैं, अलग अलग तरीके से चल रही है। तो कुछ बताइए क्या इस इलेक्शन का सबक है आपके लिए? नहीं ऑफ कोर्स जिन सीटों पर हम हारे हैं उनका एनालिसिस ऑलरेडी शुरू हो गया है और उस पर बैठ करके खूब चर्चा होगी इस बात पर कि किस सीट को, क्योंकि लोकल चुनाव है तो हर वार्ड वाइज इसका मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि हर वार्ड में एक जैसे साउथ है और ईस्ट है, तो उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू और उनके दोनों के इश्यूज में एड्रेसेस डिफरेंट होता है। तो मुझे लगता है हम हर उस पॉइंट ऑफ व्यू को टच करेंगे। आपको ऐसा लगता है क्या अजय जी कि दिल्ली में आपके पास एक फेस की कमी है? देखिए हम संगठन के तरह चुनाव लड़ते हैं। अगर आप हमारा हरियाणा देख ले तब भी हमने संगठन में चुनाव लड़ा, उसके बाद खट्टर जी सीएम बने। आप हमारा कहीं भी उठा करके देख लीजिए चुनाव तो हम संगठन बेसिस लड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेसिस लड़ते हैं। उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन तो लड़ता है सर, लेकिन परिस्थितियां हर जगह की अलग अलग हो जाती है ना। जैसे बंगाल में भी आपके पास फेस नहीं है। नीरज भाई आज तो हम पीछे हैं नंबर में, तो आप जो भी सवाल दागेंगे मैं उसको ले लूंगा। नहीं साहब, इसमें जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मतलब आप कठिन सवालों से बच नहीं सकते। तो आज आप नीरज भाई कहेंगे कि भाई ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। हाँ भाई कमी है, कमी है तो बताऊंगा मैं, कोई कमी है तो मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ कुछ कमियां हमारी तरफ से रही हैं, चाहे वो वार्ड वाइज एनालिसिस की हो, चाहे वो चेहरे के एनालिसिस की हो, चाहे हमारे पर्सपेक्टिव को हो सकता है जो इश्यूज हम लोगों तक ले जाना चाह रहे थे वो लोगों तक उतने नहीं पहुंचे जितने हम पहुंचाना चाह रहे थे। हो सकता है हम अपने काम को लेकर दिल्ली में क्या ना आप सर बहुत प्रयोग करते हैं बीजेपी वाले जी, दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली एमसीडी में, ये सब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो आपके करते हैं वो काम नहीं आ रहे हैं। लोकसभा में मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ता है, ये आप स्वीकार कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, इसलिए साथ के साथ आप सीट जीतते हैं। अगर संगठन के दम पे आप दिल्ली की लोकसभा लड़ेंगे ना तो बहुत मुश्किल होगी। मोदी जी का चेहरा है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका नाम है, इसलिए आप साथ के साथ जीतते। ये हकीकत आप भी स्वीकार करिए। छोटा सा मुझे एक ब्रेक लेना, परवेज जी आपके पास आ रहा हूँ, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे कि आप क्या सबक ले रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आता हूँ।
स्वागत है एक बार फिर से आपका चुनाव अड्डा में। और दिल्ली के नगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है और अब उनकी वहां पे सत्ता होगी एमसीडी में। बीजेपी हार गई है, 15 साल बाद उनकी सत्ता गई। हालांकि बहुत बुरी हार से नहीं हारे, 100 से ऊपर सीटें अभी भी वो लेके आए 15 साल की इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। तो आप वो कह सकते हैं, लेकिन अब जो जीत गया सो जीत गया, बाद में देखा जाएगा जब दोबारा चुनाव होंगे तो। लेकिन परवेज आलम जी, कांग्रेस पार्टी की समस्या सिर्फ इस वाले एमसीडी के संदर्भ में नहीं है सर। एमसीडी में देखिए, विधानसभा में देखिए, लोकसभा में देखिए। अब मैं आपको 10 उदाहरण गिना सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं। आप बुजुर्ग माफ करिएगा, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट लीडर हैं, आप खुद समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, तमाम जगहों पे क्या हो रहा है। मैं ये आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई आपके यहाँ आत्मावलोकन, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, ये सब प्रक्रिया बंद हो गई कि आप लोग सोचते बिल्कुल नहीं कि अच्छा ठीक है एक बार और चलेगा, और प्रयोग करते हैं, एक बार और प्रयोग करते हैं। मतलब आप सोचिए लगातार आप घटते जा रहे हैं, सफाया होता जा रहा है आपका। नीरज भाई, आपकी बात, कुछ बातों से मैं सहमत हूं कि हमें आत्मचिंतन की जरूरत है। चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो कमियां रही हैं दिल्ली के लीडरशिप की, कि हम अपनी बातों को दिल्ली की जनता तक नहीं पहुंचा पाए। भाजपा और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी कमियां थी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शराब का मुद्दा हो, महिला अपराध का मुद्दा हो, लेकिन वो सब बातें हम शायद लोगों तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए। कई जो ऐसे सच हैं जो शीला जी के वक्त हमने किए थे, जो हमारा दिल्ली मॉडल है, वो शायद हम दिल्ली की जनता तक नहीं पहुंचा पाए, जो हमारा विजन था, हमारी सोच थी। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा इस मामले में प्रोपेगेंडा फैलाने में और झूठ लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहती है। तो वाकई हमें आत्मचिंतन की जरूरत है। और जिस तरह से प्रचार का पूरा तंत्र खड़ा किया जाता है और पैसे का खेल होता है पूरे के पूरे चुनाव में, जो आम आदमी पार्टी भाजपा कर रही है, जगह जगह मैं देखता हूं, आप भी देखते होंगे, ये इससे पहले कभी इस तरह से होता नहीं था। जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया गया और भाजपा और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती हुई, ताकि कांग्रेस कहीं थी नहीं। हम जनता को शायद भरोसा नहीं दिला सके कि नहीं कांग्रेस है, कांग्रेस जीत सकती है। शायद ये कमी रही, क्योंकि इतना ज्यादा लाउड इनका दोनों का इलेक्शन मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडा था, उसमें कहीं ना कहीं शायद हम अपनी बात लोगों तक, जनता तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन फिर भी मैं अपनी कमी मानता हूं, कांग्रेस पार्टी के हमारे कमी है, और मुझे लगता है हम इन सब चीजों से सबक लेकर अगले चुनाव में बेहतर करेंगे। और नीरज जी, मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगा, बेशक आज आप कितनी भी टीका टिप्पणी कांग्रेस पार्टी पे कर ले, कांग्रेस पार्टी के चुनाव मैनेजमेंट पे कर लें, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, कल जब रिजल्ट आएगा गुजरात और हिमाचल का, तो आपकी भाषा भी अलग होगी, मेरी भाषा भी अलग होगी, और आम आदमी पार्टी भाजपा के प्रवक्ताओं की भी भाषा अलग होगी। परवेज भाई, हम जर्नलिस्ट का काम होता है ना कि आलोचना करें, हम लोग क्वेश्चन पूछें। कहते हैं ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन सोडा निर्मल करे सवाए। अगर हम आपसे एक टफ सवाल नहीं पूछेंगे तो आप हमको जवाब ही नहीं देंगे। आप जैसे ठीक है, चल रहा है, बढ़िया, तो हमारा काम है। हाँ नीरज भाई, पिछले 2-2.5 महीने में आप बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी और मोदी जी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? राहुल जी ने 6 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो हम आपके तीखे और कड़वे सवाल से घबराते नहीं हैं। नहीं, और ना ही अब देखिए, अब मुझे सौभाग्य नहीं मिल पा रहा कि मैं केजरीवाल जी का इंटरव्यू करूं, तो मैं अभिषेक जी को ही निपटा रहा हूं, इन्हीं से सवाल पूछ के अपना गुस्सा निकाल रहा हूं, या अजय जी से पूछ लूंगा मैं। आके ज्ञान देकर चले जाते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ उनकी तरफ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक एक सवाल जरा सूर्य जी से और राजीव, उसके बाद कमेंट फाइनली वाला जो है करिए सर। तिवारी जी करिए, आज तो दिन है आपका। मेरा बस इतना कहना है कि देश के अंदर, मेरी आवाज रिटर्न आ रही है? इको आ रहा है क्या? देश के अंदर अभी ठीक है? हाँ बोलिए। देश के अंदर एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं है। आपके पास उदाहरण है, चाहे वो गोवा का उदाहरण ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का ले लीजिए। वहां पे वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का कार्य किया, लेकिन कांग्रेसी मिल करके, आज राजनीतिक गलियारा में चर्चा कांग्रेसी है तो बिक सकता है, वो कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। तो देश में ये चिबियत तय है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो देश की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल हरा सकते हैं।
इसीलिए आपको मैं बताऊं कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पे राहुल गांधी भी डरते हैं और नरेंद्र मोदी भी डरते हैं। ये हालात हैं और आने वाले टाइम पे आप इसका उदाहरण देखेंगे। कल का जो गुजरात का रिजल्ट आने वाला बहुत ही चौंकाने वाला आने वाला। ठीक है, कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग बड़े बड़े दावे करें, लेकिन कल जो नतीजे आएंगे उसमें हम लोग फिर ऐसे ही शाम को बैठेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि समय कम है तो एक एक कमेंट लेना चाहता हूं मैं। कौशिक जी, आप मुझे बताइए कि बीजेपी ने 104 सीटें कैसे हासिल करी, क्या उनके फेवर में गया? चूंकि लगातार वो 15 सालों से थे यहाँ पे और वो अपने कार्यों की फहरिस्त गिना रहे थे, खास करके आम आदमी पार्टी के ऊपर उनके नहीं तो इसके साथ साथ ये भी तो जोड़ लीजिए कि पिछले 6 महीने से लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी पे वो हमलावर थे, रोज एक फहरिस्त निकाल रहे थे, एक लिस्ट निकाल रहे थे, एक टीम में वीडियो जारी कर रहे थे, उस पर चर्चा कराई जा रही थी। तो पार्टी के छवि को जिस तरह से खराब करने की कोशिश की गई, निश्चित तौर पर आम जनमानस पर भी इसका असर तो पड़ता ही है। कल हो के क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रहती है। आप चाहे किसी भी स्टेट के इलेक्शन को निकाल के आप देख लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम इलेक्शन से पहले वो अपने सारे घोड़े, जिसको कहा जाता है कि संवैधानिक संस्थाओं को वो खुला छोड़ देते हैं। आप छापा मारते हैं, उठाते हैं, पूछताछ करते हैं, कभी ईडी की बात होती है, कभी सीबीआई की बात होती है और इलेक्शन खत्म, ये सारी कहानी खत्म हो जाती है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में भी ये सारे छापेमारी, मनीष सिसोदिया की बात या फिर सत्येंद्र जैन की बात, वो कहीं कोई वीडियो निकलने वाला नहीं है। कल से सारी बातें खत्म हो जाएगी, सब शांति शांति रहेगा। तो इस तरह से जो उनकी कोशिश रहती है, निश्चित तौर पर आदमी के ऊपर तो फर्क पड़ता ही है। तो अगर ये फर्क पड़ा है, अगर आपके लॉजिक से चले तो ये थोड़ा और पहले से करें तो ये ज्यादा काम कर सकता है। फिर अगर आपके लॉजिक से चले तो 6 महीने पहले से काम शुरू करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं आप? वो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये कहानी है। अरे सर आप समझो ना, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहा था, तो मतलब थोड़ा और पहले से करें तो ठीक से वर्क करेगी, ये आप कह रहे हैं क्या? मैं तो मान रहा था ये बूम ब्रूम हो गया है तो और तो नहीं। देखिए राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है। जो टाइमिंग इन्होंने चुना, यदि पहले से करते तब भी भेद खुल जाती, तब तो इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति होती भारतीय जनता पार्टी की। तो वो जो कर सकते थे, जिस तरह की राजनीति करने की उनकी क्षमता है, वो तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, छद्म राष्ट्रवाद, वो सारी चीजें झोंक दी थी एक तरह से। लेकिन इसके बावजूद यदि सत्ता से, दो ही बातें होती हैं कि सत्ता में आप हैं या सत्ता से बाहर आप हैं। सूर्य प्रकाश जी, सत्ता से बाहर उसके बावजूद वो चले जाते हैं। सूर्य प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी के पक्ष में क्या ठीक रहा जिसकी वजह से वो जीत गए? देखिए वाजपेयी जी, मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो नगर निगम जीती है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की गलतियों से जीती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की गलतियों से, अदूरदर्शिता से जीती है। आप देखिए जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की जो प्रदेश सरकार है वो लगातार दिल्ली नगर निगम को परेशान किए जा रही थी, उस समय में प्रदेश अध्यक्ष जी ने वो जो मजबूती है वो नहीं दिखाई। दूसरी चीज, दिल्ली नगर निगम टिकट बंटवारे में मैं एक बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि एक फार्मूला पिछली बार आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपनाया था सभी का टिकट साफ करने का। यदि इस बार भी पुराने पार्षदों को टिकट नहीं देते तो आप देखिएगा, आप अगर फेरिस्त उठा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर कि सिटिंग काउंसलर्स थे जो वो हारे हैं। यदि नए चेहरे ही उतारते तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की आज नगर निगम होती। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, दिल्ली नगर निगम जब तक एक नहीं था तब तक और उसके बाद दिल्ली भारतीय जनता पार्टी शिथिल रही। ये 6 महीने जो एकीकृत होने के बाद थे, यदि भारतीय जनता पार्टी शिथिल नहीं होती और एकीकृत नगर निगम क्या क्या लाभ अब होने वाले हैं वो दिल्ली की जनता को पहुंचाती है और अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए गए घात की जानकारी जमीन तक पहुंचाती, तो ये चुनाव ये हारते नहीं। और ये प्रदेश नेतृत्व का पंगुपन है जो दिल्ली भाजपा हारी है। यदि केंद्रीय नेतृत्व पिछली बार की तरह हाथ में लेता इस चुनाव को तो ये चुनाव 1001% दिल्ली भारतीय जनता पार्टी जीतती। बहुत अच्छा माहौल था, मैं मानता हूं। अजय जी, आप सहमत है सूर्य प्रकाश जी से कि प्रदेश नेतृत्व की कमजोरी, टिकट पुराने उन्हीं लोगों को बांटना, ये सब कारण थे जिसकी वजह से आप हारे?
देखिए मुझे लगता है इस तरह का एनालिसिस तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं पार्टी के अंदर बैठा इस तरह की बात नहीं कहूंगा और कहनी भी नहीं चाहिए। अरे कुछ तो कमियां आपको दिखी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने प्रदेश, एक मिनट लेट इट बी वेरी क्लियर, मैं ये आपसे ये सवाल नहीं करूंगा आप प्रदेश नेतृत्व की आलोचना करने लगे, लेकिन वो कमजोरियां तो आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना सर। नीरज भाई मैं तो अरे मैं सूर्य प्रकाश जी रुकिए ना, अजय जी को जवाब देने चाहिए। जी अजय जब आप एक सीट हार जाते हैं, मान लीजिए बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो आप 300 वोट से आ रहे हैं, 200 वोट से आ रहे हैं, 250 वोट से आ रहे हैं, तो उन पर बैठ करके आप क्या कहेंगे कि पार्षद की गलती है? ऐसा नहीं कह पाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे तरह के एनालिसिस है, वार्ड में कौन सा फैक्टर चला नहीं चला, कहीं पुराना कैंडिडेट चला है तो कहीं नया कैंडिडेट चला है, तो ये सारे फैक्टर बैठ करके एनालिसिस किए जाएंगे। और क्योंकि जब आप हार जाते हो, मान लो आज हमारी समर्थन कम है, तो हर तरह की टीका टिप्पणी और आलोचना हम पर हो जाएगी, लेकिन अगर यही 10 सीटें और ज्यादा आ जाती तो इसी आलोचना को अप्रिसिएशन में बदल दिया जाता। तो मुझे लगता है हम इस आलोचना को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे आलोचक हैं, हम उनकी भी एक्सेप्टेंस करते हैं, उन्होंने ठीक उंगली उठाई है, और हम और हम अरे सुन तो लो भाई, पहले से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है भाई सुन तो लो, जो पार्षद पहले से थे सिटिंग, उनके बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिनको की क्षेत्र की जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिला है। वरना आम आदमी पार्टी इस प्रकार से दिल्ली पे काबिज नहीं होती। माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा नाम, दिल्ली भाजपा उसको भुना नहीं पाई, उनके कामों को जमीन पर नहीं ले आ पाई। मैं बहुत अजय जी को जवाब देने और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपकी आलोचना को एक्सेप्ट करता हूं, आप हमारे आलोचक हैं और हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, आपकी बात के इनपुट को भी मैं एक्सेप्ट करता हूं। कहीं ना कहीं कमियां जरूर रही हैं जो आपने बातें उठाई हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कमियां नहीं रही होंगी, उस सारी बात पर हम एनालिसिस करेंगे। हम कांग्रेस वाले नहीं है कि मैं कह दूं कि भैया हम अपनी कमियों को नहीं कम ही करेंगे और हम अपनी बीमारी को खत्म नहीं करेंगे। हम भाजपा वाले हैं, हम अपने आलोचक की बात भी सुनते हैं, उनकी क्रिटिक्स को भी सुनेंगे, क्रिटिक्स को एक्सेप्ट करेंगे, उस पर काम करेंगे, बेहतर और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले चुनाव में और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ दिल्ली भाजपा आपको नजर आएगी। जी अभिषेक तिवारी जी, आप संजीव कौशिक जी की आलोचना सहमत है? नहीं, मेरा बस इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी ये कह रहे थे कि नेताओं की फौज, प्रधानमंत्री जी का कार्य, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगा। हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल के कामों पे, अरविंद केजरीवाल के चेहरों पे गए। दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया। 2017 में नरेंद्र ये जो कह रहे थे कि 40 पार्षदों को उतारा, तो बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में नई चेहरे, नए उड़ान मनोज तिवारी जी लेकर आए थे। तो 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर देते इनके पार्षद, इनके पार्षदों को लेंटर माफिया के नाम से जाना जाता है, तो ये नए चेहरे नए उड़ान लेकर आते हैं। इन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उस समय के मनोज तिवारी ने कुछ वादा किया था दिल्ली की जनता से। ये बोले थे नए चेहरे नए उड़ान लेकर, नए चेहरे नए उड़ान, केंद्र से फंड लेकर आएंगे। मैं आपको बताऊं कि 15 लाख मीट्रिक टन पर डे यहाँ का कूड़ा निकलता है, उसका 10% भी कलेक्शन भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं कर पाते। इन्होंने ये बोला था कि हम यहाँ के रोड सौंदर्यीकरण करेंगे, पार्क, बहुत न जाने कितने वादे किए थे। 50,000 से जो ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं उनको बोले थे पक्का करेंगे। तो दिल्ली की जनता पूरी बखूबी इसको देख रही थी। उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी की हालात है। प्रधानमंत्री जी खुद आए, गृह मंत्री जी खुद आए, इनके न जाने कितने मुख्यमंत्री आए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये स्टेट इनकी लीडरशिप चुनाव लड़ रही थी तो केंद्र कौन लड़ता? प्रधानमंत्री जी के अलावा क्या दूसरे देश के राष्ट्रपति भी आते इस चुनाव में? तो मुझे लगता है कि इन्होंने पूरा दमखम से लगाया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने पूरी ताकत दमखम, देखिए ये सुनो ना अभिषेक तिवारी जी, दमखम तो सभी लगाते हैं ना, आप भी तो लगाते दमखम, आपने भी गुजरात में पूरा दमखम लगाया। एक मुख्यमंत्री तो आप उसको ले आते हैं, हमारे पास इतने मुख्यमंत्री भाई दमखम लगाना भी चाहिए, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, सारी पार्टियों को पूरे दम से चुनाव लड़ना चाहिए। जिस तरीके से अभिषेक जी ऊंची टिप्पणियां, टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, काम की बात करते हैं तो मैं 13,000 कर्मचारी हम लोगों ने पक्के करे हैं, हमने वेस्ट टू एनर्जी के 4 प्लांट लगाए, तो लगाए। मैं आपको ले जाने को तैयार हूँ, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप जीते हैं, आप जीते हैं, नहीं मैं आपको कह देता हूँ, आप जीते हैं, आपको शुभकामनाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बरगलाएंगे, आप जीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बरगलाएंगे। जी जी, आपको मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ, आज आप जीते हैं, स्कूलों की हालत रखिए, जनसमर्थन को सर पर रखिए, लेकिन इसको अहंकार में मत बदलिए, अपना घमंड मत दिखाइए। दिल्ली की जनता ने फर्स्ट मैंडेट दिया है, मैं वही कह रहा हूँ, ईमानदार अरविंद केजरीवाल, कट्टर भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक तरफ चेहरा था, अरविंद केजरीवाल का एक तरफ चेहरा था। तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे मुहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को सत्ता में बेदखल किया है। जी अभिषेक जी, अजय जी, सभी मेहमानों को रोकूंगा मैं, चुनाव खत्म हो गए सर, अब आप काम पे लग जाइए।
अब ये लड़ाई वड़ाई छोड़िए, अब वो जो कूड़े का पहाड़ था उसको खत्म कराइए। देखिए ये जो दिल्ली एमसीडी के चुनाव है उसके बहुत गहरे मतलब हो सकते हैं। वहाँ के लोग, बहुत सारे पंडित, सोफोलॉजिस्ट विश्लेषण करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे है कि उनकी सरकार बन गई है, उनकी सरकार हट गई है। एक का वोट परसेंटेज बढ़ा, उसके बावजूद नहीं हुआ। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 100 से ऊपर सीटें आई हैं। केजरीवाल जी बहुत अच्छी जीत नहीं जीत पाए, बट जीत गए स्पष्ट बहुमत से डेफिनेटली, लेकिन जिस तरह से वो लग रहा था एग्जिट पोल से कि बहुत बड़ी नंबर आएंगे, उतने नंबर नहीं आए। ये तमाम सवाल हैं जो इन लोगों को सोचना है, दोनों पार्टियों, तीनों पार्टियों को। परवेज जी को तो मतलब पूरा सिरे से ही सोचना, पूरा घर ओवरहॉल ही करना पड़ेगा, उनको समझ में कैसे आएगा कि क्या क्या ठीक करना है। लेकिन अब आगे देखेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव के नतीजे कल भी आने हैं, जहाँ पे एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कल किस तरह के परिणाम आते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभिषेक जी बहुत बहुत बधाई आपको दोबारा से।